को नमस्कार। आज हम लोग ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि इन दो पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ईथर में सामान्य ईथर है। सामान्य ईथर का मतलब हो गया डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर को ही कहा जाता है सामान्य ईथर, C2H5O C2H5 या एथॉक्सी एथेन। तो ये लेबोरेटरी स्टेज पे कैसे बनाते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसको देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी मेथड में। अब है क्या इसमें, प्रयोगशाला में हम इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, मतलब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जोड़ करके इसको समायोजित करते हैं और उसके बाद फिर इस प्रोसेस से थ्रू हम डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन प्राप्त करते हैं। अब पहले इंस्ट्रूमेंटेशन देखो कि कैसे इसको अरेंज किया गया और फिर इसका थ्योरी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। अब इसमें देखें ये एक पर्टिकुलर स्टैंड है, ठीक बेटा, ये बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पर ये वायर गॉज है, ये वाटर बाथ है। ये वाटर बाथ एक कंटेनर है जिसमें हम डिस्टिलिंग फ्लास्क को रखेंगे, आसवन करने वाले फ्लास्क को रखा जाता है, या इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं, मतलब RBF है ये। अब इस RBF में हमने दो चीज़ें लगा रखी हैं कॉर की सहायता से। एक थिसिल फनल लगा हुआ है, दूसरे होल के साथ थर्मामीटर लगा हुआ है। थिसिल कीप की सहायता से ये स्टॉपर भी लगा है बीच में, यहाँ पर थिसिल कीप में ये एथिल अल्कोहल को आसवन फ्लास्क में पहुंचाने का एक नली है, जिससे हम आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल बार बार मिलाते रहेंगे। ठीक है, ये आसवन फ्लास्क का अगला हिस्सा जो है वो वाटर कंडेंसर से अटैच है। ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये वाटर कंडेंसर है। इसमें बीच की नली में अगर आप देखें तो ये जो वेपर्स निकलेगा यहाँ से, इस आसवन फ्लास्क से जो वेपर आएगा वो इस नली से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इस नली का ताप हम ठंडे जल की सहायता से कम करेंगे। तो इससे वाष्प के अणु का ताप जब कम हो जाएगा तो वो द्रव की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगा, अर्थात यहाँ वाष्प के अणुओं का संघनन हो जाएगा और वो वाष्प के अणु इस एडॉप्टर से रिसीवर में, अर्थात इस ग्राही पात्र में चले जाएंगे और यहाँ द्रव रूप में एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, अब इस ग्राही पात्र को हमने सिंक से अटैच कर रखा है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा एयर टाइट होता है। ये पूरा जो कॉर्क है एडॉप्टर के साथ लगा हुआ जो मिश्रण, जो पार्ट है, ये पूरा एयर टाइट होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप ड्रॉप नीचे आएगी तो यहाँ पर जो एयर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ क्या कर रखा है, सिंक से इसको जोड़ रखा है, जिससे इस फ्लास्क या कह सकते हैं ग्राही पात्र या रिसीवर में जो भी वायु होगी वो इस सिंक के द्वारा बाहर निकल जाएगी। अब इस ग्राही पात्र को, सबसे खास बात यह है कि इस ग्राही पात्र को हमने आइस में या फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा है, मतलब हिमकारी मिश्रण में धंसा के रखा हुआ है। रीजन क्या है कि जो डाई एथिल ईथर होता है, C2H5O C2H5, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो चूंकि इस ग्राही पात्र में हम डाई एथिल ईथर को द्रव अवस्था में ही रखना चाहते हैं, तो इस ग्राही पात्र को हमने आइस में या हिमकारी मिश्रण, मतलब आइस प्लस NaCl के मिश्रण में डुबो के रखेंगे, जिससे ग्राही पात्र का टेम्परेचर इससे कम बना रहेगा। और जब इससे कम बना रहेगा, इवन रूम टेम्परेचर से भी वो कम हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहेगा वो, तो जो द्रव इसमें इकट्ठा होगा वो वाष्पित नहीं होगा, या कह सकते हैं उसके वाष्पन की दर बहुत कम होगी। क्लियर बेटा? तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन। सारा उपकरण, चाहे यहाँ पर सारा उपकरण पूरी तरह से एयर टाइट है, कहीं पर भी कोई एयर की पासिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस पात्र के अंदर रखे हुए या जो भरा हुआ वायु होगा उसको बाहर निकालने का एक सिंक, एक वैक्यूम बना रखा है, जिससे वो एयर जो है वो धीरे धीरे समय के साथ बाहर निकलती रहेगी। अदरवाइज कहीं पर भी एयर टाइट, मतलब एयर पैसेज नहीं है जहां से एयर पास कर सके। ठीक है बेटा, अब जो इसमें थिसिल कीप के जरिए हम एथिल अल्कोहल मिला रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में एथिल अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम होता है, अभी वो थ्योरी में समझ में आ जाएगा। एथिल अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए एथिल अल्कोहल की अधिकता में अब क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है। क्लियर है बेटा? अब आओ, इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि एथिल अल्कोहल की अधिकता ले लीजिए, मतलब एथिल अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए और उसको सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। ये है C2H5OH प्लस H2SO4, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म कर दीजिए यहाँ पर।
140 पर, ये थर्मामीटर जिससे इसका हम ताप मेज़र करते रहेंगे, तो आपको डाई एथिल ईथर मिल जाएगा C2H5O ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है, और प्लस H2SO4 ये अलग हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया में अगर आप देखें तो यहाँ वाटर भी मिलेगा। ये बेसिक रिएक्शन कि एथिल अल्कोहल की अधिकता 2:1 का रेशियो, एथिल अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा है और उसको सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराया गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे हमें डायथिल ईथर मिल गया। अब इसकी स्टेप्स मैकेनिज्म देखो, इसका अगर हम स्टेप मैकेनिज्म देखें कि आखिर हुआ क्या है, डायरेक्ट ये रिएक्शन थी, लेकिन स्टेप मैकेनिज्म अगर आप देखें तो स्टेप फर्स्ट में अगर आप देखें इसको, तो एथिल अल्कोहल की जो एथिल अल्कोहल का 1 मोल है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और ये अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस पे अपक्रिया करता है पहले। जी हाँ, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे अपक्रिया करेगा, तो ये OH और ये H तो वाटर बन के अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा C2H5 और ये हो गया HSO4, तो ये हो गया बेटा C2H5HSO4 प्लस H2O। अब ये क्या है, दिस इज एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये किस टेम्परेचर पे बना है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बना है। अब स्टेप सेकंड अगर आप देखें तो ये जो इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ, एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ, क्योंकि यहाँ 2 मोल यूज़ हो रहा है ना, ये एथिल अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अप्रॉक्स 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन करता है। तो ये HSO4 और ये H मिलके क्या बना देगा, H2SO4, और ये हो गया C2H5O प्लस H2SO4। दिस इज एथॉक्सी एथेन, ये क्या है बेटा, एथॉक्सी एथेन डाई एथिल ईथर, ये है कॉमन ईथर। तो दिस इज द थ्योरी या प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायथिल ईथर इन द लैब में हम कैसे डायथिल ईथर को प्रिपेयर करते हैं उसकी एक थ्योरी थी। अब इसके कुछ स्टेप्स देखो कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसको हम अविरत इथरीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरत इथरीकरण विधि। ये है कॉन्टिन्यूअस एथरीफिकेशन, अविरत इथरीकरण विधि। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसे हम कहते हैं अविरत, अविरत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। तो ये है अविरत इथरीकरण विधि, कॉन्टिन्यूअस एथरीफिकेशन। ऐसा क्यों होता ये है कि अगर आप इसके स्टेप्स को देखें तो पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल के साथ H2SO4 का 1 मोल इस्तेमाल हुआ और वाटर बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में जो H2SO4 पहले स्टेप में इस्तेमाल हुआ था वही H2SO4 दूसरे स्टेप में हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब पहले स्टेप में जो H2SO4 एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ था अभिकारक के तौर पे, वही H2SO4 दूसरे स्टेप में एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मतलब कंजम्पशन किसका हुआ है, जो उपयोग हुआ है या उपभोग हुआ वो किसका हुआ है, एथिल अल्कोहल का। H2SO4 जो यूज़ हुआ था वो बाद में मिल गया। अर्थात इस प्रोसेस के दौरान हमें थिसिल फनल से बार बार क्या मिलाने की ज़रूरत है, तो इस थिसिल फनल से हम क्या मिलाएंगे बेटा, बार बार C2H5OH, और यहाँ से हमें क्या मिलता रहेगा, डाई एथिल ईथर। क्यों ऐसा है, क्योंकि C2H5OH ही कंज्यूम हो रहा है और हमें लास्ट में C2H5O मिल जा रहा है। क्लियर। ये जो बात हम बता रहे हैं आपको वो एक थ्योरेटिकल बेसिस पे बता रहे हैं कि थ्योरी दिखा रही है हमें कि पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल के साथ जो H2SO4 इस्तेमाल हुआ है वही H2SO4 हमें दूसरे स्टेप में एज अ प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो मतलब हम जो खर्च किया हमने वो एज अ मिल गया लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा जो पदार्थ था वो कंज्यूम नहीं हुआ, तो उसके साथ डायथिल ईथर मिल रहा है। तो कंजम्पशन किसका हुआ, कंजम्पशन हुआ केवल और केवल एथिल अल्कोहल का। क्लियर। तो चूंकि इसमें इस प्रक्रिया के दौरान हमें केवल एथिल अल्कोहल मिलाना रहता है, तो हम इसको एथिल अल्कोहल बार बार मिलाते जाएं और हमें यहाँ डायथिल ईथर एज अ लिक्विड फॉर्म इन दिस कंडीशन, इस सिचुएशन में अगर हमें एथिल अल्कोहल डायथिल ईथर मिल जा रहा है द्रव अवस्था में, तो हम इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एथरीफिकेशन या अविरत इथरीकरण विधि। ठीक है इतना। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है।
जैसे ये थ्योरी के बेस पे हमने बोल दिया कि जो प्रयोगशाला विधि है उसको अविरत इथरीकरण विधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, या तो ये क्वेश्चन होता है, सचित्र वर्णन करिए, ये भी आ जाता है, या डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को अविरत इथरीकरण विधि क्यों कहते हैं, क्वेश्चन रीजन टाइप का, तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अविरत मतलब कॉन्टिन्यूअस। क्यों अविरत कर रहे हैं? क्योंकि एथिल अल्कोहल ही बार बार यूज हो रहा है। H2SO4 जो दूसरा रिएक्टेंट है, लेकिन वो पहले स्टेप में एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है, दूसरे स्टेप में हमें एज अ प्रोडक्ट, मतलब जो हमने डाला था उसमें H2SO4 वही H2SO4 में बाद में मिल गया। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल एथिल अल्कोहल का ही उपयोग हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम नाम क्या दे रहे हैं? अविरत इथरीकरण विधि। ठीक है, अब इसका जो प्रैक्टिकल हिस्सा है वो अगर आप देखो तो इसमें पहले स्टेप में H2O भी बन रहा है बेटा। पहले स्टेप में क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, ये H2O बन रहा है। ये H2O आखिर रहेगा तो उसी मिक्सचर में ना, रहेगा तो उसी मिक्सचर में। ये अलग बात है कि टेम्परेचर बहुत कम है C2H5 OC2H5 का, वाष्पित होकर के निकल आएगा वो, लेकिन वाटर भी तो वेपराइज होगा ही होगा थोड़ी मात्रा में। और जो वाटर है वो बनने वाले, जो दूसरे स्टेप में H2SO4 बन रहा है, इस H2SO4 की सांद्रता को कम कर देता है। बात समझ रहे हैं? अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को थोड़ा मेजर करें तो पहले स्टेप में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या बन रहा है बेटा? वाटर। और ये दूसरे स्टेप में बनने वाले H2SO4 की सांद्रता को कम कर देगा। तो कुछ समय बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ समय बाद हमें इस पूरे अपटस को निकाल करके फिर से हमें H2SO4 भी मिलाना रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो H2SO4 सांद्र अवस्था में था, कुछ समय के पश्चात एथिल ईथर बनाने के बाद जो H2SO4 बच रहा है वहाँ पर, या जो एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी सांद्रता वो नहीं रहेगी जो पहले थी, क्योंकि बनने वाला जल उसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर देगा। तो अगर हमें उसकी सांद्रता को, क्योंकि अगर कंसनट्रेट H2SO4 नहीं होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी इन लाइक दैट, इस तरह से नहीं प्रोसीड करेगी। तो हमें H2SO4 कैसा चाहिए? सांद्र। तो इस प्रक्रिया दौरान हमें क्या मिलाना पड़ेगा? H2SO4, एथिल अल्कोहल तो मिलाना ही मिलाना है, H2SO4 भी मिलाना रहेगा, तब इस प्रक्रिया को हम पूरी तरह से अविरत कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो H2SO4 अगर आप मिला रहे हैं, एथिल अल्कोहल तो मिला ही रहे हैं, H2SO4 भी मिला रहे हैं, तो उस आधार पर अगर आप देखें तो आपको दोनों पदार्थ, मतलब दोनों अभिकारक पदार्थ कुछ समय के पश्चात आपको मिलाना पड़ेगा। क्लियर? अब एक चीज़ और समझो, ये जो H2SO4 था, ये जो H2SO4 है, ये एक तो बनने वाले जल के द्वारा डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक हिस्सा और है, ये जो एथिल अल्कोहल इस मिक्सचर में रहेगा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल ये H2SO4 की कुछ मात्रा को सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस भी कर देता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। एक तो जल जो बन रहा है वो H2SO4 की सांद्रता को कम करेगा। दूसरा जो एथिल अल्कोहल है वो इस H2SO4 की कुछ मात्रा को सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देगा या अपचयित कर देगा। ठीक है बेटा, H2SO4 यहाँ है +6, यहाँ है +4, तो रिडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल जो है H2SO4 की कुछ मात्रा को किस में रिड्यूस कर देगा? सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इन दोनों कारणों से अगर हम देखें, जो जल तनु कर रहा है और दूसरा एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा H2SO4 को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर रही है, इस आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब आपको दोनों रिएक्टेंट बाद में मिलाने पड़ेंगे। इतना समझ में आया? अब एक बात और याद रखो, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, और वो ये है कि इस प्रोसेस को अगर रियली में आप कॉन्टिन्यूअस करना चाहते हैं तो H2SO4 की जगह पर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO3H, मतलब ये बेंजीन पर ये लगा दो SO3H। तो अगर आप H2SO4 की जगह पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करें, फिर से बोल रहे हैं हम, अगर आप इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आप कॉन्टिन्यूअस करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली भी कॉन्टिन्यूअस करना चाहते हैं, तो H2SO4 के स्थान पर आप किसका इस्तेमाल करिए? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, जिससे ये प्रोसेस प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी और आपको थिसिल कीप से डायरेक्ट केवल और केवल एथिल अल्कोहल मिलाते रहना है और आपको यहाँ पर डायथिल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ C2H5OC2H5 दैट इज नोन एज कॉमन ईथर। क्लियर? अब जो ईथर प्राप्त हुआ है उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे वो अब देखो आगे है बेटा। इसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे?
तो हाउ डू प्यूरीफाई दैट, ये जो एथिल डायथिल ईथर बना है लैब में, वो कैसे प्यूरिफिकेशन होगा? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर। अब इसमें पहले ये देखो कि इसमें अगर कौन कौन सी इम्प्योरिटी जिसको हम शोधित करना चाहते हैं और किस आधार पे हम ये कह रहे हैं कि अशुद्ध ईथर है। एक्चुअली इसमें थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल, ईथर तो होगा ही होगा, ईथर तो होगा ही होगा, साथ में इसमें एथिल अल्कोहल भी होता है, ठीक है, वाटर भी होता है। अभी आप देख रहे थे कि बन रहा था वाटर, वाटर भी होगा यहाँ पर कुछ मात्रा में। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, अभी हमने बताया कि जो एथिल अल्कोहल है वो H2SO4 को कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देगा। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिल जाता है और ये बना लेता है H2SO3, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। तो जो एथिल अल्कोहल H2SO4 को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित करता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि कहीं से गैस पास होने की बात तो है नहीं कि कहीं से कोई एयर्स या वेपर्स बाहर निकल जाएं, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के बनेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है। अम्लीय ऑक्साइड है ना, तो बड़ी आसानी से पानी के साथ मिलकर के अम्ल का ऑक्सी अम्ल बना लेगा। तो H2SO3 यहाँ से आ जाता है। समझ में आई बात? हमने क्या मिलाया था? H2SO4 और क्या साथ में मिल रहा है? H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया? एथिल अल्कोहल के द्वारा H2SO4 का कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयन हुआ था और वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H2SO3। तो अब आप जरा देखें, डाई एथिल ईथर जो हमें चाहिए था उसके साथ ये 4 एज अ इम्प्योरिटी उसमें उपस्थित हैं। अब इनको दूर करना है, तो दूर कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम दूर करेंगे किसको? H2SO4 और H2SO3, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल का शोधन पहले ये कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहले ये कर लेते हैं। अब देखो होगा क्या, ये जो डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त हुआ है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ जिसमें एथिल अल्कोहल, पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, इन सब की इम्प्योरिटी है। तो इसमें से पहले हम इस इम्प्योरिटी को, इन दोनों इम्प्योरिटी को हटाना चाहते हैं। तो एक ले लीजिए आप सेपरेटिंग फनल, पृथककारी नली होती है एक, इस तरह से नली होती है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल होती है एक, ये तो ये सेपरेटिंग फनल है और इस फनल में, ठीक है बेटा, इस फनल में आप उस ईथर को डाल दीजिए जो आपका अशुद्ध ईथर है। तो इसमें अशुद्ध ईथर है, इम्प्योर ईथर, ये मिला दीजिए, ठीक, और इसके साथ मिला दीजिए डाइल्यूट NaOH का विलयन, डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन मिला दीजिए, ठीक है, इस सेपरेटिंग फनल में। अब इस सेपरेटिंग फनल में जब आप ये मिला देंगे तो इसको लेकर के फिर पूरा शेक करिए, इसको ऐसे मिला करके, ठीक है। इस फनल में, इस सेपरेटिंग फनल में पृथककारी नली कहते हैं इसको, या पृथककारी कीप कहते हैं। तो इसमें इम्प्योर ईथर जिसमें सारी अशुद्धियाँ हैं और साथ में डाइल्यूट NaOH का मिलियन मिलाइए, शेक करिए प्रॉपर, ठीक है। थोड़े समय बाद जब आप शेक कर देंगे फिर रख दीजिए इसको स्टैंड पर, फिर आप देखेंगे इसमें 2 परत बन जाएगी, इसमें 2 परत बन जाएगी, ठीक है। जो नीचे वाली परत होगी उसमें ये जो H2SO4 और H2SO3 ये सब आ जाते हैं इस सोडियम के साथ, मतलब यहाँ पर H2SO4 H2SO3 एज अ लिक्विड फॉर्म में नीचे बैठेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वाइट कह सकते हैं स्लज टाइप का बन जाता है, तो यहाँ बैठेंगे और ऊपर जो है ईथर का हल्की परत होगी। तो ये ईथर की हल्की परत है ऊपर वाली, और जो H2SO4 और H2SO3 का NaOH के साथ जो मिक्सचर हुआ है वो नीचे आएगा, थोड़ा सा वाइट स्लरी लिए हुए या वाइट स्लज का टाइप का, वो नीचे बैठेगा, ठीक है। अब इसको फनल को ओपन करिए नीचे से और जो निचली वाली परत है उसको वॉश आउट कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए। अब जैसे ये लेयर यहाँ तक आए फिर ये स्टॉपर बंद कर दीजिए, ठीक। अब आपके पास इस पृथककारी नली में क्या आ गया है? केवल ईथर के साथ अब इम्प्योरिटी किसकी है? एथिल अल्कोहल और H2O की। ईथर के साथ अब इम्प्योरिटी किसकी है? एथिल अल्कोहल और H2O की। आई होप बात समझ में आई। हमने इसको दूर कर लिया कैसे? पृथककारी नली में डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन ले लिया और उसको पृथककारी नली को ईथर के साथ हमने मिक्स किया, अशुद्ध ईथर के साथ पूरी तरह से हिलाया, उसे शेक किया प्रॉपर, और शेक करने से क्या हुआ, फिर हमने उसको स्टैंड बाई कर दिया,
कुछ समय बाद जो H2SO4 और H2SO3 हैं वो सब NaOH के मिलियन में नीचे की तरफ चले आ गए। ऊपर की तरफ क्या हो गया, ईथर और उसके साथ एथिल अल्कोहल और H2O का मिश्रण ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल भी नीचे आ ही जाता है, पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो सोडियम एथॉक्साइड के रूप में नीचे आ ही जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन फिर भी अभी ऊपर वाली परत में एथिल अल्कोहल है, ईथर है और वाटर है। ठीक, अब इसका शोधन करना है। अलग कैसे किया गया, खोल दिया गया, नीचे से निकल गया वो सब, ईथर वाला हिस्सा जैसे आया हमने स्टॉपर को लॉक कर दिया। अब इस पृथककारी फनल में केवल और केवल ईथर के साथ एथिल अल्कोहल और वाटर की अशुद्धियां हैं, H2SO4 और H2SO3 की अशुद्धियां बाहर निकल गई हैं। अब दूसरा हिस्सा देखो, अल्कोहल का कैसे शोधन हो या अल्कोहल को कैसे निकाला जाए, तो अल्कोहल का शोधन, ठीक है, अल्कोहल का शोधन, अब उसको हम अलग कर रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को अलग कैसे किया जाए। अब इस नली में जिसमें ईथर है, जिसमें ईथर और साथ में क्या है बेटा, ईथर के साथ क्या है, ईथर के साथ अल्कोहल भी है और वाटर भी है। अब इसमें यहाँ पर ईथर है, C2H5OH है और वाटर है। इसके साथ इसमें इस मिश्रण में आप मिला दीजिए लगभग 50% कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिला दीजिए, 50% कैल्शियम क्लोराइड, इसका विलयन मिला दीजिए, ठीक है, और विलयन मिला करके फिर इसको प्रॉपर शेक करिए, स्टैंड कर दीजिए, पड़ा रहने दीजिए कुछ समय के लिए। होगा क्या, ये जो अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल चाहे C2H5OH हो और चाहे CH3OH हो, चाहे मेथनॉल हो चाहे एथेनॉल हो, ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ एल्कोहलेट बना लेता है। अल्कोहल के चैप्टर में हमने आपको बताया था, एल्कोहलेट बना लेता है, मेथनोलेट, एथनोलेट बना लेता है, और वो एज अ क्रिस्टल रहता है। ध्यान रखिएगा, वो एज अ क्रिस्टल होता है। जैसे मिल जाएगा CaCl2 और मेथनॉल अगर है, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में अगर मेथनॉल भी उसमें है, तो CaCl2.4CH3OH, मतलब कैल्शियम क्लोराइड डॉट टेट्रामेथनोलेट। और अगर एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल तो है भी वहाँ पर क्योंकि एथिल अल्कोहल मिलाया भी गया था, तो यहाँ पर ट्राई एथनोलेट बन जाएगा, मतलब कैल्शियम क्लोराइड डॉट 3C2H5OH, दिस इज टेट्रामेथनोलेट, और ये ट्राई एथनोलेट एज ए एल्कोहलेट फॉर्म में बन जाएंगे, जो कि क्रिस्टल हैं। क्या है बेटा, ये क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टल्स को आप पृथक कर लीजिए। अब आपके पास जो ईथर मिलेगा, मतलब छान लीजिए, क्रिस्टल है, ठोस है ना, ठोस और द्रव को अलग करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है फिल्ट्रेशन का। ठोस और द्रव को अलग करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। फिल्टर कर लेंगे तो ठोस के क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और नीचे फिल्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं निशियंद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, निशियंद एज अ फिल्ट्रेट, छनित्र मिल जाएगा। अब जो तीसरा हिस्सा है शोधन में, वो है जल का शोधन। अब जल कैसे प्यूरिफाई किया जाए, क्योंकि अल्कोहल तो निकाल दिया हमने। पहले स्टेप में क्या निकाला है, H2SO4 H2SO3 निकाला। दूसरे स्टेप में अल्कोहल हमने एज अ क्रिस्टल फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड के मेथनोलेट और एथनोलेट के फॉर्म में अलग कर लिया क्रिस्टल फॉर्म में। अब हम पानी का शोधन कर रहे हैं। अब हमारे पास जो अशुद्ध ईथर है, जिसमें दो चीज़ें हैं, ईथर है खुद और साथ में वाटर, इसको शोधित करना है। तो अब आप इस ईथर को जो वाटर मिश्रित है, इसमें मिला दीजिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। ठीक बेटा, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल मिला दीजिए, और मिलाने के बाद क्रिस्टल मिलाइएगा, यहाँ क्रिस्टल है ये, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल मिला दीजिए, और इस क्रिस्टल को मिलाने के बाद इस मिश्रण को 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जी हाँ, ईथर अलॉन्ग विद वाटर जो इम्प्योर है हमारे लिए इस समय, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिला करके, क्रिस्टलों को मिला करके उसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड इस ईथर में उपस्थित जो भी जल के अणु हैं उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक, अवशोषित कर लेता है, तो जब अवशोषित कर लेगा तो फिर वहाँ से ईथर को छान करके अलग कर लीजिए। अब जो ईथर आपने अलग किया, कैल्शियम क्लोराइड अलग किया आपने, तो जो शेष क्या बचा, ईथर विदाउट वाटर है। अब इस ईथर को सोडियम मिलाइए, इस ईथर में मिला दीजिए क्या, सोडियम। ठीक है, सोडियम मिला करके इसको लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप ध्यान से देखना, 34 से 35 हम बोल रहे हैं, 34.5 डिग्री सेल्सियस डाईएथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बस सोडियम के कुछ टुकड़े मिला करके इस ईथर में, जिसमें से पानी के अणुओं को हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित करा के अलग कर लिया है, अब उस ईथर में हम मिला रहे हैं सोडियम मिलाने के बाद उसको हम 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका करेंगे
आसवन करेंगे मतलब जब गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प को हम फिर ठंडा कर लेंगे, द्रव बन जाएगा। तो जब आसवन कर लेंगे तो आसवन करने के बाद हमें केवल और केवल क्या मिलेगा बेटा, शुद्ध डाई एथिल ईथर। क्यों? क्योंकि डाई एथिल ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ना पानी के अणुओं के साथ ना स्वयं के अणुओं के साथ। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो डाई एथिल ईथर बड़ी आसानी से इस टेम्परेचर पर एज अ वेपराइज हो जाएगी और उसे हम ठंडा कर लेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगी, मतलब हम पूरी तरह से उसका आसवन कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध डाई एथिल ईथर, शुद्ध डाई एथिल ईथर C2H5 का होल ट्वाइस O या C2H5O C2H5। क्लियर? तो दिस इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर, डायथिल ईथर। पहले स्टेप में हमने ये हटाया, दूसरे स्टेप में अल्कोहल और तीसरे स्टेप में पानी का शोधन या जल का शोधन। क्लियर बेटा? तो दिस इज अबाउट योर होल लेबोरेटरी मेथड ऑफ डायथिल ईथर। और छोटा सा टॉपिक अगला है वो है इंडस्ट्रियल मेथड, वो देखते हैं। दूसरा मेथड देखो वो है इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है? तो औद्योगिक स्तर पर हम डायथिल ईथर को दो तरीके से बनाते हैं। ठीक है बेटा? औद्योगिक स्तर पर जो डायथिल ईथर का निर्माण करना होता है जिसमें ज़्यादा प्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर हम दो तरीके से डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। एक तो पहला मेथड ये है, वो लेबोरेटरी मेथड से मिलता जुलता है, रिएक्टिंग एज अ रिएक्टिंग जो कंपोनेंट्स हैं उसके बेस पर। तो इस इंडस्ट्रियल मेथड के पहले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4 अलॉन्ग विद एथिल अल्कोहल इन एक्सेस। तो एथिल अल्कोहल हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे और H2SO4 लेंगे। ठीक है? कंडीशन वही है, 140 पर हम गर्म करेंगे। तो अब प्रोसेस में देखो करते क्या है, यहाँ पर दो चैम्बर हैं, एक ये और दूसरा ये। पहला चैम्बर स्टीम कॉयल है, दूसरा चैम्बर वाटर कंडेंसर है। ठीक है बेटा? यहाँ पर स्टीम कॉइलिंग है और यहाँ पर क्या है, हमें लास्ट में ईथर मिलेगा लेकिन वाटर कंडेंसर के बाद। अब होता क्या है इसमें, इस स्टीम कॉयल में अगर आप देखें तो एक अंदर कॉइलिंग की गई है, कॉइलिंग में से जो हॉट स्टीम मतलब हॉट वाटर वेपर, स्टीम कॉयल का मतलब हो गया हॉट वाटर वेपर, ये पास करेगा और इस मिश्रण में जब ये पास करेगा तो यहाँ से एथिल अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4 ये दोनों गिराए जाएंगे, इस चैम्बर में। और जो स्टीम है उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 140 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा। तो होगा क्या, ये जो स्टीम की कॉइलिंग है मतलब अंदर से स्टीम पास हो रहा है, इसके चारों तरफ एथिल अल्कोहल और H2SO4 का मिक्सचर है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। जो डाई एथिल ईथर होगा वो बड़ी आसानी से यहाँ से वेपराइज, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी कम है, तो वेपर फॉर्म में निकलेगा और यहाँ पर अब इस चैम्बर में जब आएगा वाटर मतलब वेपर्स आएगा, ध्यान रखिएगा वेपर्स ऑफ ईथर आएगा। जब ये वेपर्स यहाँ पर आएंगे तो इसमें इस चैम्बर में चारों तरफ ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा है। अब इस नली में जो वाष्प पास करेगी उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा और वो कंडेंस हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ से हमें ईथर एज अ लिक्विड मिल जाएगा, ईथर जो है एज अ लिक्विड मिल जाएगा। क्लियर? ये है वाटर कंडेंसर और दूसरा है स्टीम कॉइल। प्रोसेस वही है जो रिएक्शन इसके पहले हम दिखा रहे थे, C2H5OH प्लस H2SO4, 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 और साथ में H2SO4 और ये वाटर, ये हो गया बेटा। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एथिल ईथर थ्रू दिस मेथड। अब दूसरा मेथड इसमें देखो, दूसरा मेथड क्या है, इसको हम उत्प्रेरक विधि कहते हैं। उत्प्रेरक विधि, कैटालिटिक मेथड या कैटलिस्ट मेथड। इस मेथड को डेवलप किया था सेंडरसन ने, सेंडरेंस। ठीक है? सेंडरेंस ने इस मेथड को डेवलप किया था क्या प्रोसेस, इसमें एथिल अल्कोहल की वाष्प को एक आप नली में से गुजारिए, एक रक्त तप्त नली में से गुजारिए और उस नली के अंदर एल्यूमिना भरा हुआ है। उस नली के अंदर क्या भरा हुआ है, निर्जल एल्यूमिना, निर्जल Al2O3। ठीक? इस नली का टेम्परेचर लगभग रखिए 240 से 260 डिग्री सेल्सियस। अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें फिगर कितना आएगा, 250। वास्तव में हमने एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में बताया था, जहां पर अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 350, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 250 और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 150, जिससे एल्कीन बनता है। एज अ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। ठीक? अगर 1 डिग्री अल्कोहल को निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में या निर्जल एल्यूमिना पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया कराएंगे तो एल्कीन बनेगा।
ठीक है। लेकिन अगर उसी 1 डिग्री एल्कोहल को 350 के बजाय 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल एल्यूमिना के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। 350 पर प्राथमिक एल्कोहल एल्कीन देता है और 250 पर ईथर देता है। वही रिएक्शन है जो सेंड्रेंस ने इस्तेमाल किया है। तो ये एथिल अल्कोहल की वाष्प को निर्जल एल्यूमिना से भरे हुए रक्त तप्त नली में से हम गुजारेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, और उस नली का टेम्परेचर कितना, 240 से 260 के बीच, मतलब 250 के आसपास हम रखने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, डाई एथिल ईथर की वाष्प और ये साथ में वाटर। ठीक है, आजकल इस मेथड का भी इस्तेमाल होता है, इस मेथड का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, ये मेथड थोड़ा ज़्यादा यूजफुल और बड़ी आसानी से इंडस्ट्री लेवल पर हम डाई एथिल ईथर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एज अ वेपर फॉर्म में मिलेगा, बाद में आप इसको कंडेंस कर लीजिए, आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। हाँ, निर्जल एल्यूमिना के स्थान पर आप एल्युमिनियम फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निर्जल एल्यूमिना के स्थान पर आप एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा 350। कितना? 350। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर बेटा। जब निर्जल एल्यूमिना इस्तेमाल करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं AlPO4 -3+3 एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करें तो टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 350। तब आपको एज अ मेन प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर मिलेगा। तो दिस इज अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ डाई एथिल ईथर थ्रू लैब मेथड एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेथड। आई होप की बात समझ में आई होगी। प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक स्तर पर कैसे हम डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है विलियमसन सिंथेसिस। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करते रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।